नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बहुत बहुत स्वागत है आपका 2025 के आखिरी ताल ठोके में। ये इस साल का आखिरी ताल ठोके है, आखिरी ताल ठोके नहीं। सीएम ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर का निर्माण कराने की बात कही है, आपने जी न्यूज पर देखा ही होगा। तो फिर क्या हुआ? अमित शाह ने कहा कि टीएमसी धार्मिक मुद्दों को चुनावी हथियार बना रही है। ममता बनर्जी और मंदिर बनवा रही हैं जो अब तक नवरात्रों पर पूजा पंडालों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती थी, वो मंदिर बनवा रही हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी हमलावर हो गई। कहा कि टीएमसी जो है वो धार्मिक मुद्दों को चुनावी हथियार बना रही है, क्योंकि आप जानते हैं 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। अब ममता बनर्जी जो हैं वो एसआईआर को बड़ा घोटाला शुरू से ही बताती आई हैं। तो ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली बार ममता ने मंदिर बनवाने का ऐलान किया है। चुनावी राज्यों में सियासत सनातन के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी ममता बनर्जी को भी शायद ये समझ में आ गया है, या फिर उनको किसी ने ये राय दी है कि अगर हिंदू वोट बैंक को नहीं साधा जाएगा तो इस बार मुश्किल हो सकती है। मंदिर मस्जिद के रास्ते जीत तलाशी जा रही है। कुल मिलाकर के मुद्दा ये है। क्या मुद्दा ये है? एक तो ये सवाल, और सवाल ये भी कि ममता का अगर हृदय परिवर्तन हुआ है तो क्या ये हृदय परिवर्तन हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा? क्या ममता बनर्जी हिंदुओं को साथ पाएंगी, हिंदू वोट को साथ पाएंगी? घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी को बंगाल फतेह करा पाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसआईआर का एक प्रमुख आधार घुसपैठ को बताया गया। इस बार सनातन के रास्ते से सरकार बन पाएगी? और भी कई सवाल हैं। ताल ठोक के ये सवाल अपने मेहमानों से पूछेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह। मैं मेहमानों का परिचय कराऊं और उनका रुख करूं, चर्चा हम शुरू करें उससे पहले पूरा मामला क्या है वैसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन और अच्छी तरह समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। इतना भी 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये नहीं झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं। हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। बांग्लादेशी भारत में क्यों रहना चाहिए? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना चाहिए। चलिए आज के गणमान्य मेहमानों से आपका परिचय कराकर और सीधे चर्चा शुरू करता हूं। शहजाद पूनावाला यहां स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ए.के. वाजपेयी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलएम के, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एमआईएम के नेता शादाब चौहान हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनिल झा हमारे साथ कुछ ही पलों में मौजूद होंगे। सबसे पहला सवाल शहजाद पूनावाला आपसे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई ये 2026 जो है वो घुसपैठ के नाम रहेगा, वो घुसपैठ के खिलाफ जो बीजेपी ने बिगुल फूका है उसके नाम रहेगा, कुल मिलाकर के एसआईआर के नाम रहेगा। सवाल ये उठता है कि एसआईआर को चुनावी घोटाला बताया जा रहा है। और क्यों रहेगा एसआईआर के नाम? ये भी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भाई सब जानते हैं 2026 में सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल का है। तो कुल मिलाकर के क्या कि ये एसआईआर का मुद्दा ही प्रकाश में विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में उसके लिए लाया गया? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है क्योंकि बिहार में तो घुसपैठिए मिले नहीं, तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा फिर? देखिए ये चुनाव SIR नहीं RAM राम वर्सेस बाबर का है। आप बोलेंगे राम वर्सेस बाबर। R से राष्ट्रीय सुरक्षा, A से अर्थव्यवस्था,
एम से मेक बंगाल ग्रेट अगेन। आपको पता है एक समय था बंगाल की 22% की कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में, आज 5% है। 6 लाख करोड़ का डेट है। 100 रुपए हिंदुस्तानी कमाता था तो बंगाली 127 कमाता था, आज 70 रुपए कमाता है। HDI इंडेक्स में लोएस्ट है बंगाल, पर इसकी बात नहीं हो रही। ममता बनर्जी क्या कर रही है? बाबरी, भारी और भारत विरोधी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बाबरी बनाने का नारा लगा रहा है हुमायूं, उसको गिरफ्तार नहीं करती। जागो मां बोले तो गिरफ्तार हो जाते हैं या पिटाई हो जाती है। दूसरा बाहरी, ये वही ममता बनर्जी है ना जो ऐसे कागज उछाल के फेंकती थी, ऐसे कागज उछालती थी 2005 में कि यूपी और लेफ्ट ने अंदर आने दिया सबको। आज वही ममता बनर्जी जब SC बोलता है, सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या पे बोलता है, तो उनके नेता कल्याण बनर्जी विरोध करते हैं। जब SIR एक्टिविटी की जाती है तो उसका विरोध करती है। जब रोहिंग्या को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया जाता है तो बोलती है मासूम है रोहिंग्या। जब हम लोग कहते हैं कि पूरी बॉर्डर फेंसिंग होनी चाहिए तो 400 किलोमीटर वो देती नहीं है बॉर्डर फेंसिंग BSF के लिए, और हाई कोर्ट उनके ऊपर टिप्पणी करता है कि आप किस प्रकार से कर रही हैं। हमने तो 1.5 करोड़ घुसपैठियों को रोक दिया आने से, जो यूपी में आते थे, अब नहीं आते, कहीं से नहीं आते, ना पंजाब से आते, ना दिल्ली त्रिपुरा से आते, ना आसाम से आते, ना गुजरात से आते, केवल बंगाल का रास्ता खुला है। और जब उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना है तो वो जो है उत्पात मचाने लगती है। और आखिरी बात मैंने बोला भारत विरोधी, इसमें मैं 2 मिनट और 1 मिनट और लेकर बोलना चाहूंगा। कल आपने देखा, चलिए हमारे से 10 विरोध, उन्होंने वैसे बोला था कि भाई CAA में नागरिक चोरी हो जाएंगे, नागरिकता चोरी हो जाएगी, वक्फ में मस्जिद चोरी हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को हरी झंडी दिखाई। अब वो ये कहते कहते मोदी विरोध में कहती हैं कि पहलगाम जो है वो भारत ने करवाया, और केवल उन्होंने नहीं कहा, आज तो एक गजब हो गया। अभी घनश्याम जी आएंगे, उनका भी लेक्चर शुरू होगा, लेक्चर सीरीज। उनके भी एक नेता है सनातन पांडे। सनातन पांडे बोलते हैं कि पुलवामा भारत ने कराया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमसे 10 बैर हो सकते हैं, पर पहलगाम और पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों देते हैं? और आखिरी बात, ये जो आपने कहा ना कि बिहार में डिटेक्ट नहीं हुए घुसपैठिए, अनुराग जी मैं आपको केवल करेक्ट कर लूं, 45 लाख वोटर्स जो है डिलीट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुआ, एक भी ये लोग कंप्लेंट या शिकायत नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आपने बहुत हल्ला मचाया पर कुछ दे नहीं पाए। 3 लाख नोटिस गए संदिग्ध वोटर्स को, जिनका जवाब अगर नहीं आएगा तो उनको यही माना जाएगा कि ये घुसपैठिए, फिर MHA कार्रवाई करेगा। बंगाल में भी आपको एक चीज बता देता हूं, सुनिए। ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखी है। ये पता है कौन है ये शख्स? श्री अधीर रंजन चौधरी। 35 लाख वोटर ममता बनर्जी ने बनाकर रखी है। अब हमारे माननीय सर्वमान्य घनश्याम तिवारी जी बताए कि या तो अधीर रंजन जी झूठ बोल रहे हैं या ममता जी झूठ बोल रही हैं। चलिए, मैं घनश्याम तिवारी के पास जाने से पहले संजय शर्मा का रुख करता हूं, TMC से हमारे साथ हैं। संजय शर्मा जी, अगर ये मान लिया जाए कि मंदिर निर्माण का ऐलान करके ममता बनर्जी सनातनी वोट पर सेंधमारी का प्लान बना रही हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि SIR करवा के भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के वोट बैंक पर सेंधमारी कर रही है? देखिए, SIR बनाकर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने तो बिहार में किया है। बिहार में जो सागर मंथन के रूप में इन्होंने SIR की थी, घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। सागर मंथन से तो अमृत फटाफट निकला था, यहां से तो घुसपैठिए निकले नहीं है। ये लोग जाके बता नहीं रहे हैं कितने निकलेंगे, कितने हुए, क्या हुए, कुछ नहीं, हिसाब सारा गोलमाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में संजय जी, जब SIR का ऐलान हुआ तो बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागे थे। हमारा बॉर्डर ऐसा नहीं है कि कोई बांग्लादेश ऐसे कोई भागेगा और वहां किसी वो सीमा पर चला जाएगा। ये यहाँ देश में कोई शासन व्यवस्था है कि नहीं? मैं मानता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में श्री अमित शाह का कार्यकाल घुसपैठ समस्या, घुसपैठ जनित जो समस्याएं हैं, इसमें बिल्कुल फेल रहा है। इनका रिपोर्ट कार्ड 0/सन्नाटा का है। अच्छा, मतलब यहाँ से जा नहीं सकते लेकिन वहां से आ सकते हैं। अभी त्रिपुरा में अक्टूबर महीने में त्रिपुरा में काफी लोग त्रिपुरा से बांग्लादेशी काफी आए थे, और वहां लोकल एक नेक्सस चलता है भाजपा नेताओं का, जो घुसपैठ कराते हैं 2-2 हजार रुपए लेकर। अब ये शहजादपुरा वाला क्या कहेंगे इस रिपोर्ट पर, ये तो वो जाने, लेकिन ये दस्तावेज है, ये वहां के अखबारों में छपा है और ये न्यूज है। त्रिपुरा से आ रहे हैं। असल में क्या है, पिछले कार्यकाल के लिए इनके कार्यकाल का यदि हम मैपिंग करेंगे कि इन्होंने क्या किया है घुसपैठ को लेकर, खाली बतौलेबाजी छोड़कर इन्होंने कुछ नहीं किया है। बतौलेबाजी में मास्टर हैं, कहते हैं ये था बंगाल, वो था बंगाल। था
बीच में कुछ काले बादल थे, यहाँ पर 34 साल कुछ अन्य पार्टी का शासन था। अब दीदी के शासन में वापस बंगाल ग्रोथ कर रहा है। ये तो कह रहे थे पिछले चुनाव में कि अब की बार 200 पार, इनको 75 सीट के आ गए और उस पर भी इनके 20 के लगभग एमएलए हमारी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। अब इस बार इनकी बारी है। लोकसभा में 18 थे, इस बार 12 हो गए 24 में, और अब की बार सीटें इनकी 40 के लगभग आएंगी। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ये कितने घुसपैठ के दावे करें, घुसपैठ की बात करें। मतलब आप मानते ममता बनर्जी के मंदिर बनवाने का इतना बड़ा व्यापक पैमाने पर असर होगा कि 75 से 40 हो जाएंगे? ये 75 से 40 तो अपनी करनी से होंगे। अच्छा। और दीदी का जो मंदिर बनाने का जो बात है, ये खाली बात नहीं है। उन्होंने 2021 में चुनाव जीतने के बाद श्री जगन्नाथ धाम का जो शिलान्यास किया था, वो जगन्नाथ धाम मंदिर में लाखों लोग अभी दर्शन करने आते हैं और उसकी कला, उसकी बनावट देखकर, उसका भक्तिमय वातावरण, आपके सवाल का शहजाद से जवाब लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है संजय जी, मैं लौटता हूं। देखिए, मुझे तो लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है भाई। क्या मुमकिन है 75 से 40 बनाना? जो टोपी लगा लगा कर नमाजें अदा करता था, वो मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। सर मैंने बीच में नहीं बोला, संजय जी मैंने बीच में नहीं बोला। ये आखिरी डिबेट है, थोड़ा सा चरित्र हम डिबेट का भी और स्तर भी बढ़ा कर रखे। हाँ ठीक है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अनुराग जी आपने मेरा नाम लिया, हाँ, वो चुप हो गए। बोलिए। मैं तो कह रहा हूं कि कल तक जो टोपी लगा लगा कर, चटाई बिछा बिछा कर नमाज पढ़ रहे थे, वो मंदिर की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? मोदी है मुमकिन है। दूसरी बात, भाई मंदिर बनाओ ना, अच्छी बात है, बनाते रहो, पर मुझे ये तो बताओ कि जय श्री राम को गाली देने वाले लोग, जो जागो माँ को रोकने वाले लोग, मदन मित्रा बोलते श्री राम मुसलमान है, जो शिवलिंग का मजाक उड़ाने वाली सायोनी घोष, रामधेनु का नाम बदलकर रंग धेनु करने वाले, उन पे क्या कार्रवाई होगी? उस पर कुछ नहीं बोले। अधीर रंजन का बयान मैंने सुना, उस पर कुछ नहीं बोले। मैंने बोला ना कि मैं बंगाली के बारे में बोल रहा हूं, इन्होंने भारी के बारे में बात की, भारी 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 बोला, और पुलवामा और पहलगाम पर कुछ नहीं बोले। पर चलिए मैं आखिरी बात पर आता हूं। इन्होंने जो अभी बात रखी है कि भाई हम लोग घुसपैठियों के साथ नहीं हैं, तो भाई घुसपैठियां ही निकल रहे थे। जी न्यूज़ की रिपोर्ट थी। परंतु ये बता दीजिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर, कोलकाता उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार से पूछा कि सीमा पर बाड़बंदी के लिए आप क्यों जमीन नहीं देती हैं? इसका कोई जवाब है? क्या कल्याण बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपमानित नहीं किया जब उन्होंने बोला रोहिंग्याओं के लिए लाल दरी नहीं बिछा सकते? तो आप मुझे बता दीजिए कि घुसपैठियों के साथ तो आप है, और एक बार पहलगाम भारत ने करवाया, इसके ऊपर भी बोल दीजिए संजय। ठीक है, ठीक है। संजय जी, ये जो बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है का हम देख चुके हैं। 58 रुपए का डॉलर आज 90 पार हो गया, 98 होने को है। मोदी है तो मुमकिन है। और जहां तक सीमा पर बाढ़ की बात है, जिन क्षेत्रों के लिए जमीनें ऑलरेडी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, उस 200 से 250 किलोमीटर जगह में बाढ़ लगाने का काम केंद्र की सरकार कब शुरू करेगी, ये वो बता दे। और ये बार बार जो भगवान श्री राम के बारे में जिक्र करते हैं, आजकल बंगाल में इनके लोग जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं। आजकल बंगाल के लोग, इनके जो लोग हैं, वो दूसरा नारा लगाते हैं। और किसने क्या कहा ये छोड़िए, आपकी पार्टी के एक सांसद ने संसद में कहा था विस्की में विष्णु बसे। वो हमारे सांसद नहीं थे, वो सपा के सांसद थे। सांसद है, सपा के थे, सांसद नरेश अग्रवाल जी। उनको सपा के थे, सम्मान के साथ, बहुत सम्मान के साथ उनके अपनी पार्टी में लिया था। चलिए मैं जवाब देता हूं कि श्री राम जी के बारे में उनके क्या विचार हैं। बंगाल की जनता भाजपा की धूर्तता को बढ़िया से जानती है। चुनाव के मौसम आते इनको घुसपैठ याद आने लगता है। इस बार ये 200 पार की बात एक ही बात, केवल एक इस बार कुछ और केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य। ठीक है संजय जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी। मैंने बोलना शुरू किया, आपने मुझे टोका। आपको किसी ने नहीं टोका, आपको कोई टोक सकता है? टीएमसी वालों को केवल रोहिंग्या टोक सकते हैं, फिर टोकने केवल रोहिंग्याओं को अधिकार। फिर आप टोक रहे हैं, सुनिए मेरी बात। अरे रोहिंग्या प्रेम बताना बंद कीजिए। इनको दुनिया भर की बातें याद आने लगती हैं। अच्छा। असल में इनको रोहिंग्या से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। कितने बांग्लादेशी गए, इससे कुछ मतलब नहीं है। अच्छा। अभी मैं आपके माध्यम से इसे जब पूछूंगा कि आप बताइए तो कि यूपीए सरकार के समय जितने बांग्लादेशियों को निकाला, अब आपकी सरकार है 2014 से, आप लोगों ने कितने बांग्लादेशियों को निकाला?
इनके पास जवाब नहीं बनेगा। 10 सेकंड आप इनसे प्रिज्यूम मत पूछिए। करें, आप ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बातों को प्रिज्यूम करें। अब मैं देखिए, मैंने तो पहले हम बताया कि सब 1.5 करोड़ बातों को को रोका। ठीक है, शहजाद का 10 मिनट का काउंटर, फिर आगे बढ़ता हूँ, बाकी मेहमान भी। 10 सेकंड का 10 मिनट नहीं, ऐसा है कि हो सकता है कि संजय जी आप डिबेट में ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मैंने तो बताया कि 1.5 करोड़ को रोका है। अब दूसरी बात, मैं आपसे सिंपल एक चीज पूछना चाहता हूँ। राम जी, भाई बीच में नहीं बोलते हैं, संजय जी बीच में नहीं, थैंक यू। संजय जी, हुमायूं कबीर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, बाबरी जिंदाबाद बोलता है वो, क्यों गिरफ्तार? आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है। और राम जी मुसलमान थे, मदन मित्रा बोलता है। आप बोलिए कि राम जी मुसलमान थे, यहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति बोल सकता है राम जी मुसलमान थे। अब बोलिए क्या स्टैंड है? ठीक है, नहीं, अब आप दोनों के बीच 1 to 1 नहीं है, कोई स्टैंड बनाने की जरूरत है? हम बंगाल के लोगों ने, चैतन्य महाप्रभु ने 550-600 साल पहले दुनिया को बताया, तो राम जी को मुसलमान बना देंगे। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। राम इन बयानबाजियों पर आज चर्चा नहीं है। मैं घनश्याम तिवारी का रुख करूं, उससे पहले ए के वाजपेयी साहब, राम नाम वाली कहावत इन्हीं के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ए के वाजपेयी साहब, सवाल ये उठता है कि जैसे अधीर रंजन चौधरी का बयान हमने सुना कि 35 से 40 लाख वोटर जो हैं ममता बनर्जी ने बना रखे हैं। सवाल ये है कि एसआईआर उन ममता बनर्जी के वोटर्स पर हमला कर रहा है, यानी डिमोलिश कर रहा है, इस डर से ये मंदिर की याद आ रही है, ममता बनर्जी सनातन की तरफ रुख कर रही हैं, या फिर आप भी मानते हैं कि 2026 सनातन पर 20? देखिए, जहाँ तक एसआईआर का सवाल है या ममता बनर्जी ने जो गड़बड़ की हुई है, 35 लाख अधीर चंद्र ने वो बयान दिया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। और एसआईआर खाली वेस्ट बंगाल में नहीं हो रही, इससे पहले और राज्यों में भी चल रही है, और पहले बिहार में हो चुकी है, पूरी सफलतापूर्वक हो चुकी है। तो एसआईआर तो इम्पोर्टेंट है देश के लिए, और ये संविधान का मैंडेट है। जब संवैधानिक मैंडेट है और उसके बाद अगर उसमें कोई चीज नहीं निकलता है तो खाली आरोप लगाने से नहीं होगा, नंबर 1। और नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, आज भी पिटीशंस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के कि एसआईआर में कहीं गड़बड़ न रह जाए। तो इसके बावजूद भी अगर आप एसआईआर के पीछे छुपना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं पूछता हूँ, ममता बनर्जी ये वही ममता बनर्जी है ना जो अपने कैडर से अपील किया करती थी कि जो कमीशन आप लोगों ने लिया है 15 दिन के अंदर वापस कर दीजिए। कट कमीशन की बात भूले नहीं होंगे, आपको याद होगा। ये वही ममता बनर्जी है जो जब सीबीआई जाती थी तो जाके बंगाल पुलिस पूरा हेडक्वार्टर घेर लिया करता था और सीबीआई की एंट्री बंद कर दी। सेक्शन 6 जो है कि स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देती है, वो परमिशन इन्होंने विड्रॉ करके बैठी हुई है। मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं? 14 साल से सत्ता में बैठी हुई है, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। और ये धार्मिक मुद्दों को चुनाव के बीच में लाना या उसके पीछे छिप के वोट मांगना, ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन है। इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, हम लोग इसकी कंप्लेंट करेंगे। अरे जब सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, हम कब से कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तब जब सरकार ने ये कदम नहीं उठाया, जब राष्ट्रपति शासन लगाने का कदम नहीं उठाया गया, तो फिर कोई क्या कदम उठाएगा? अनुराग जी देखिए, राष्ट्रपति शासन इस गवर्नमेंट ने, जो सरकार है एनडीए की, इसने आज तक किसी भी राज्य में नहीं लगाया। हम कांग्रेसियों की तरह काम नहीं करते हैं। अगर एविडेंस नहीं होगा, अगर मटेरियल नहीं होगा, अगर गवर्नर की रिकमेंडेशन नहीं होगी तो क्यों राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? हाँ, लेकिन ये रिपोर्ट हमारे पास आई थी सरकार के पास कि वेस्ट बंगाल में गड़बड़ घोटाला चल रहा है, घुसपैठियों की समस्या है। मैं पूछता हूं कि हिंदुस्तान फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों का भी कॉपरेशन होगा तभी सेंटर काम कर पाएगा। घुसपैठ की समस्या को अगर राज्य मदद नहीं करेगा, अगर जमीन हमको नहीं देगा, तो हम फेंसिंग कैसे करेंगे? लेकिन इसके बावजूद भी रास्ते निकाले गए हैं। घुसपैठ को रोकने का कमिटमेंट है इस सरकार का, और एक एक को चुन चुन कर निकालेंगे। ये अमित शाह जी का बयान है, ये दर्शाता है कि वो अपने कमिटमेंट के प्रति कितने सच्चाई से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं संजय जी इसके जवाब के लिए आपके पास, लेकिन हमारे साथ घनश्याम तिवारी है समाजवादी पार्टी से, और शहजाद पूनावाला ने घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी पर भी हमला किया। सीधी सी बात है, अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पर वोट मांगने का काम करेगी, तो ये बात तो अखिलेश यादव को भी समझ में आ चुकी है, इसलिए वो कृष्ण का मंदिर बनवा रहे इतना बड़ा। अब उसी तर्ज पर ममता बनर्जी मंदिर बनवा रही हैं। सवाल ये है, लेकिन आपके सांसद जिहाद की बात करते हैं संसद के अंदर, सनातन पांडे का इन्होंने नाम लिया जो कहते हैं पुलवामा जो है आपने करवाया है। तो सवाल ये उठता है कि ये अंदर अंदर सेल्फ गोल का खेल तो नहीं चल रहा कहीं? नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, और मेरी तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारे अथक प्रयास से देश समृद्ध होगा
शांति बहाल होगी। अब शहजाद ने जो बातें कही उसका मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहता हूँ, उम्मीद होगी कि आप नहीं टोकेंगे। पहली बात, शहजाद ने कहा, आश्चर्यचकित हूँ मैं इस चीज को सुन करके, कि वेस्ट बंगाल का जो डेट है, कर्जा है, बहुत बढ़ गया। तो मैंने साधारण गूगल किया कि अच्छा देश का कर्जा कितने पिछले 10 सालों में बढ़ा है, तो समझ में आएगा, कोई भी दर्शक गूगल कर सकता है कि जब मोदी जी सरकार में आए थे तो भारत पे लगभग 51 लाख करोड़ का कर्जा था, और अब कितने लाख करोड़ का कर्जा है, तो 181 लाख करोड़ का कर्जा है। यानी मोदी जी ने पिछले 10 साल में 1,30,000 करोड़ एक्स्ट्रा कर्जा लिया है। ये तो मोदी जी की बात हो गई। उत्तर प्रदेश में कितना कर्जा बढ़ा है? जब आदित्यनाथ जी शासन में आए थे तो उत्तर प्रदेश के ऊपर लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा था। इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर लगभग 7 से 8 लाख करोड़ का खर्च। नहीं, आपके आंकड़े सही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का बचाव कर रहे हैं क्या ये आंकड़े लेकर? आप मत प्लीज, मैं वही बात का जवाब दे रहा हूं जो शहजाद ने कहा। अगर आपको टोकना है तो मैं आपकी बात टोक नहीं रहा, मैं तो बात कर रहा हूं आपसे। हाँ, तो मुझे बात पूरी करनी। मैं एक भी बात जो शहजाद ने कहा उससे इतर नहीं जाऊंगा। ठीक है। दूसरी बात, शहजाद ने कहा पुलवामा, फिर कहीं बालाकोट पे चले जाएंगे, फिर अन्य जगह पे जाएंगे। तो फिर मैं आज की अखबार की खबर पढ़ रहा था कि चीन कह रहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी शक्तिशाली सरकार, कभी ये ट्रंप की दुम बन के दिखाई देते हैं, कभी ये चीन की दुम बन के दिखाई देते हैं, कभी पुतिन की दुम बन के दिखाई देते हैं। क्या भारत के 140 करोड़ लोगों ने इतनी शक्तिशाली सरकार इसलिए चुनी है कि ये ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग के दुम बने रहें? पर ये दुम क्यों बनते हैं? फिर तीसरी बात आई, शहजाद ने कहा कि करप्शन है। किसी ने बोला कि अभी ममता बनर्जी जी ने कहा कि कमीशन लौटाओ। तो मैंने गूगल सर्च किया, पिछले 10-11 साल में भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिला है। ये इसलिए भी सर्च किया कि अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि केवल 2024-25 में भारतीय जनता पार्टी को 6,023 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कुल मिलाकर के 15 से 20,000 करोड़ का चंदा जमा किया। फिर SIR के ऊपर बात आ गई। तो मैंने ये देखा कि एक साधारण गूगल सर्च आपको बताया कि SIR के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में केवल लगभग 2.5 करोड़ वोटरों को इन्होंने संदिग्ध बनाया है। प्रधानमंत्री और अमित शाह कहते हैं घुसपैठियों को भगाएंगे। हमने देखा कि NRC इन्होंने आसाम में किया। हमने फिर सर्च किया कि NRC जो इन्होंने आसाम में किया जिसमें शुद्ध घुसपैठी पकड़े गए। अब रिसर्च भी तो गूगल पर कर रहे हैं सर। मेरी बात सुनिए, देखिए टोकिए मत ना। अगर आपको टोक नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि आप बार-बार हवाला दे रहे हैं, हमने गूगल किया। आप रिसर्च भी गूगल पर कर रहे हैं, ये क्या बात हो गई? उसको नहीं, आपको तो रिसर्च जो है वो साक्षात भगवान आपको रिसर्च कराते हैं। नहीं, हमारी तो रिसर्च ग्राउंड जीरो पर होती है सर, गूगल पर नहीं होती। बाकी सारे गूगल पर नहीं होती सर रिसर्च, चैट GPT पर नहीं होती हमारी रिसर्च। हमारी रिसर्च तो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से देते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आपने रिसर्च गूगल पर की है, इसलिए मैंने टोका आपको। मेरी डिग्री निशिकांत दुबे की तरह और प्रधानमंत्री जैसे, मैं आपकी डिग्री पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूं, मैं आपकी रिसर्च पर सवाल उठा रहा हूं। आप छोड़ दीजिए, आप किसी पे भी सवाल उठाइए। आप अगर मेरा आंकड़ा गलत हो, आपका कोई भी दर्शक मुझे टोक सकता है। गलत है, गलत है। आप दर्शकों को टोकने दीजिए, लेकिन आप बीच में मत टोकिए। फिर हमने बेसिक देखा कि अच्छा जो आसाम में NRC हुआ उसमें कितने लोग अफेक्टेड हुए? 19 लाख लोग अफेक्टेड हुए। उसमें कितने लोग हिंदू थे? 12 लाख लोग हिंदू थे। उसमें से कितने लोगों ने CA की सिटीजनशिप के माध्यम से सिटीजनशिप ली? 12 से 15। ये हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं। जो पार्टी सर से पांव तक या तो चंदा और कमीशन में डूबी हुई है। अंतिम में इन्होंने सनातन पांडे जी की बात की और मंदिर की भी बात कर दी। मेरे गांव में, आप मेरे गांव चलिए, मेरे गांव में एक बूढ़ी दादी हैं जो इस समय 90 साल की उम्र में अपने पैसे से ईंट बटोर करके मंदिर बना रही हैं। मेरे पिताजी ने मंदिर बनवाया। तो सिर्फ मीडिया के कुछ लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हिंदू धर्म का ठेका सिर्फ इन लोगों ने ले रखा है। बाकी कोई भी मंदिर बनाता है तो वो हिंदू वोट में सेंधमारी कर रहा है। ये जो 12 लाख हिंदू अफेक्टेड है NRC में, ये सेंधमारी नहीं है। ये जो 23 BLO मर गए, सेंधमारी नहीं है। ये जो 15 से 20,000 करोड़ कॉर्पोरेट चंदा जमा हुआ है, जिसमें इंडिविजुअल्स का, व्यक्तियों ने केवल 300, 400, 500 रुपए कोई भी बनवा सकता है घनश्याम तिवारी। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के मुतालिक बात करूं तो शायद आपको भी पता होगा कि किस तरीके से वहां मुहर्रम के ताजिए निकलते हैं और कितनी दिक्कत होती है जब नवरात्रों पर देवी की शोभा यात्रा निकालनी होती है। अभी आपने कहा कि आप अर्थात जी न्यूज मांग कर रहा है कि मांग किया था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। हाँ। मां माटी मानुस के अभियान पर ममता बनर्जी जी ने, प्रधानमंत्री जब दीदी ओ दीदी कह के उनको चिढ़ा रहे थे और बंगाल की हर महिला को चिढ़ा रहे थे, उस समय चुनाव जीता था। जब इलेक्शन कमीशन को मद्रास हाईकोर्ट कह रहा था कि आप लोगों के ऊपर मौत का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि देश में कोविड फैला था, फिर भी बंगाल में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुनाव में बिजी थे और पूरे देश में लोग मर रहे थे। तो यहाँ पर मंच में, स्टूडियो में खड़े होकर कह देना कि आप, यानी जी न्यूज मांग कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, मुझे तो ये उल जलूल की बात लगती है। ठोस आपको लग सकती
सकती है, जाहिर सी बात है, आपको ये उलझलूल की बात लग सकती है। आप पश्चिम बंगाल होकर के आइए, गूगल रिसर्च छोड़ करके एक बार ग्राउंड जीरो पर जाइए, तो हो सकता है आप भी मांग करने लगे कि भाई पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। ग्राउंड पर रियल सर्च करने की आपको भी जरूरत है। नहीं, हम तो करते सर, हमें हमारा काम मत सिखाइए, हमें हमारा काम मत सिखाइए, हमारी खबर को गलत साबित कीजिए, उसके बाद मैदान में आइए। आप बताइए पश्चिम बंगाल में ऐसी क्या अवस्था आ गई? अरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ना सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट समझती है, ना हाई कोर्ट को हाई कोर्ट समझती है। केंद्र से जब अधिकारी जाते हैं उन्हें बंधक बना लिया जाता है, वहां की कानून व्यवस्था कैसी है वो सब जानते हैं, फिर भी आपको पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की दरकार नहीं लगती, तो ये आपकी टीएमसी का प्रवक्ता होने की मजबूरी है सर। राकेश उपाध्याय, नहीं मजबूरी नहीं है, ठीक है, नहीं मजबूरी है सर, मैं समझता हूँ, आप प्रवक्ता है टीएमसी की, आपकी मजबूरी, आप अगर मान लेंगे तो फिर आपको तो बर्खास्त कर दिया जाएगा प्रवक्ता पद से, ठीक है। राकेश उपाध्याय जी, कहीं मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो करेक्ट कीजिए सर। नहीं, पिछले 2011-12 से ममता जी बंगाल में सरकार में आई हैं। हाँ। तो एक उम्मीद देश में जगी थी कि जो टीएमसी का 30-35 साल का कुशासन है और जिसके कारण तमाम कंपनीज, तमाम इन्वेस्टमेंट बंगाल को छोड़कर चले गए। टाटा का इन्वेस्टमेंट लास्ट हमने देखा था, गुजरात चले गए छोड़कर। एक अराजक माहौल था, सारा जूट का, सारा टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कलकत्ता की सब बंद हो गई या बाहर चली गई। तो उम्मीद जगी थी कि जो सिंगूर और नंदीग्राम से क्रांति की है ममता जी ने, तो बंगाल आगे बढ़ेगा। जैसा अभी पूनावाला जी, शहजाद जी बता रहे थे कि क्या कंट्रीब्यूशन था बंगाल का भारत की जीडीपी में। एक ज़माना था 20% तक उसका कंट्रीब्यूशन जी, और सीपीएम के तमाम एंटी इंडस्ट्री पॉलिसीज़ के बाद भी, और यूनियनबाजी कराई जाती थी, लोगों को से दोहन किया जाता था, इंडस्ट्रीज से वसूली की जाती थी, ये सब सीपीएम ने शुरू किया वहाँ। उसके बाद क्या स्थिति है, फिर भी एक 10% तक वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपनी पुरानी लेगेसी के कारण, क्योंकि एक इंडस्ट्रियस बेल्ट है बंगाल की। लोग जो है कलाकार हैं, श्रमिक हैं, शिल्पी हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इकोनॉमी में। आज को स्थिति तो 5% के लगभग आ गए आप। तो ये जो लगातार डिक्रीज हुआ इकोनॉमी का, और बड़े बड़े फिक्की के चेयरमैन मित्रादा थे, वो गए वहाँ, वित्त मंत्री आपने बनाया। संजय शर्मा जी की आवाज आई, इसके लिए लेफ्ट की सरकार दोषी थी पिछली वाली। हाँ, समाजवादी मानती है, समाजवादी ये बात मानती है। राकेश जी, हाँ, अभी संजय शर्मा जी कह रहे थे कि इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अरे 12 साल का, देखिए ऐसा है, सरकार वो दोषी है। बीच में 10 साल मनमोहन जी के नेतृत्व में सरकार थी, तमाम चीजें हुई। आज अगर हम हर बात के लिए मनमोहन सरकार को दोषी ठहराएं, अरे अब मोदी राज आ गया है, 11 साल हो गए हैं, तो तमाम चीज़ों पे हमको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो हर चीज़ को हम पूर्ववर्ती सरकारों पर नहीं देंगे। उसी तरह 2012 से लगातार ममता जी सरकार में है, इसलिए जो अराजकता फैली है उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी होगी। शासन को दोष दे रहे हैं और अगर घुसपैठ हो रही, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, के शासन को कितना समय हो गया, फिर भी आप लेफ्ट का शासन नहीं भूले अभी। इसलिए कहिए कि उन्होंने 34-35 वर्षों का शासनकाल टीएमसी का कहा था। मैंने रेक्टिफाई किया ही नहीं माना। अरे टीएमसी नहीं कहा, सीपीएम कहा। वो टीएमसी नहीं कहा भाई, टीएमसी का शासन नहीं था। मैंने कहा टीएमसी, मैं तो कह रहा हूँ 34-35 साल का ज्योति बसु दादा का, बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो शासन था, और क्लियर कर दिया। उसके कारण जो अराजकता आई, तो ये उम्मीद देश में जगी थी कि ममता जी उसको पटरी पर ले आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, बंगाल के लोगों का है, कि उस उम्मीद पर कहीं न कहीं टीएमसी सरकार खरी नहीं उतरी। इसीलिए बीजेपी जो है 3 सीट से, अरे सुन लीजिए भैया, 77 पर पहुंच गई। आज बीजेपी वहां 2,40,00,000 मतदाताओं का समर्थन लेकर पिछली विधानसभा में खड़ी है। आप 2,80,00,000 लोगों का समर्थन आपके साथ है। अरे 40 लाख वोट इधर भी घूम सकता है, 20 लाख भी कट गया तो बीजेपी सरकार बना लेगी, आप उसकी चिंता करें। ऐसा ही थोड़ा सा वोट 2024 में इधर उधर हो जाता तो केंद्र में किसी और की सरकार हो। एसआईआर को लेकर आपकी चिंता हो रही है कि एसआईआर में आपको लग रहा है कि कोई खेल हो गया। अरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कट गए हैं। समाजवादी पार्टी उंगली नहीं उठा रही उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं उठा रही है? खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये जो वोट कट गए हैं भाजपा के वोट कटे हैं, हम सरकार बना लेंगे। आप कह रहे हैं नहीं, भाजपा वहां साजिश कर रही है, यहां समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं सब ठीक हो रहा है। बूथ स्तर तक के एजेंट समाजवादी पार्टी के लखनऊ में एसआईआर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूं संवैधानिक संस्थाओं को अपना काम करने देना चाहिए, और हर चीज में पॉलिटिकल, हर चीज में डर हमारी सरकार चली जाएगी। सरकार आपके कर्मों से जाएगी।
सरकार किसी SIR से नहीं जाती। ये डर हमें दूर दूर तक नहीं है, और हम 2011 से 16 में, 16 से 21 में और 21 से 26 में रिपीट करेंगे। आप चुनाव आयोग में 3 घंटा आपने बहस की है, 12 सवाल आपने उठाए हैं, चुनाव आयोग पर फिर आपने आरोप मढ़ दिया है। कैसे कर रहे हैं आपके पास? सोचिए आप, शादाब चौहान नेतृत्व को सोचना है, इसमें हमें कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, एक एक चीज इसलिए नोट कराते हैं कि चुनाव आयोग मैं आता हूं शहजाद, ठीक है, ठीक, नहीं मैं आता हूं। शादाब चौहान हमारे साथ हैं। शादाब चौहान, आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप है सत्ता पक्ष का कि SIR से विपक्षी पार्टियों के वोट कट रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए ही इनका वोट बैंक थे और इसी वजह से अब इन्हें सनातन याद आ रहा है, क्या ये सच है कि भाई अखिलेश यादव कृष्ण का मंदिर बनवा रहे हैं तो वो सनातन वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2026 में विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी वहां पर मंदिर बनवाने की बात कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका मकसद है सनातन वोट बैंक पे सेंधमारी करना। क्या ये आरोप सही है? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को देता हूं, सभी फेलो पैनलिस्ट को देता हूं, और ये मैं कामना करता हूं कि आने वाले साल में हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे और न्याय की क्रांति जारी रहेगी। रही बात SIR और किसी भी माध्यम से जो ये बातें की जा रही है, मुख्यतः ममता जी और अखिलेश जी द्वारा मंदिर बनाना और राहुल जी का मंदिर दर्शन, ये इस बात को प्रमाणित करता है और बधाई के पात्र है नरेंद्र मोदी जी कि उन्होंने इनके चेहरे को बेनकाब कर दिया और ये सॉफ्ट हिंदुत्व के फॉर्मूले पर कार्य कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के ट्रैप में फंस करके, बीजेपी RSS के ट्रैप में फंस करके। और ये लोग अपनी जो मूल विचारधारा थी, ये कहते थे कि हम लोग संविधान बचाने निकले हैं, हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मुख्य मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। अब ये भी वही बात करते हैं कि अभी समाजवादी पार्टी ठीक है आने वाले चुनाव में मंदिर वालों के से वोट ले लेगी, लेकिन ये बात तय है कि लाल का मुकाबला हरा करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में घनश्याम तिवारी जी के लाल का मुकाबला अब हरा करेगा, क्योंकि हरे का मुकाबला लाल नहीं कर पाएगा, ये स्पष्ट है। दूसरी बात यह है SIR के संबंध में, SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, हमें उससे आपत्ति नहीं, उस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। और ये बात मैं ही नहीं बोल रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोली है कि ये कहीं ना कहीं समस्याएं थी, BLOs नहीं जा पाए, सही से ट्रेन नहीं किया गया, समय सीमा कम थी, 2 बार बढ़ाया गया और कई सारे BLOs को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये इसमें जो परेशानियां थी, जो त्रुटियां थी, हमने उसको उजागर किया। बिहार में SIR हुआ, हमने 900 लोगों को आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में फाइनल ड्राफ्ट के बाद एड ऑन कराया, लेकिन हमारे अलावा किसी और ने नहीं कराया, क्योंकि ये लोग सिर्फ चिल्लाते हैं और अपनी नाकामी थोपते हैं, जनता के लिए कार्य नहीं करते हैं। पहले चुनाव हार जाएंगे, फिर बाद में EVM जिम्मेदार है, ना चुनाव है तो आंगन टेढ़ा सुनाता, लेकिन इनका तो सब कुछ टेढ़ा है, पूरा मकान टेढ़ा है इनका। फिर नाकामी थोपेंगे दूसरे पे, फिर बोलेंगे नहीं ओवैसी साहब की वजह से जीत गए। मकान टेढ़ा हो चल जाएगा, अवैध नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बुलडोजर चलेगा। आजकल तो कर्नाटका में चल रहा है। नहीं आजकल कर्नाटका में चल रहा है। नहीं, बुलडोजर देखिए, अगर बुलडोजर जहां जहां चलेगा, ये बात स्पष्ट है कि अगर बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा तो फिर नुकसान दूसरी तरफ होगा। हम कहते हैं कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं, समाजवादी पार्टी वाले दे चुके हैं। हाँ, ये दे चुके हैं। चलो, मैं अनिल झा का रुख करता हूं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल झा साहब, आप बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल भी है कि हम इस पर बहस कर रहे हैं कि भाई 2026 जो है वो SIR के नाम रहेगा या घुसपैठियों के नाम रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैकडोर से सनातन की एंट्री हो रही है और इसमें विपक्षी पार्टियां भी लगातार पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसा शादाब ने भी कहा कि बिल्कुल ट्रैप हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में के एजेंडे में विपक्षी पार्टी वाले। 2 विषय हैं। पहली बात तो आपने कहा कि अब चुनाव आ रहा है तो ममता बनर्जी साइड ट्रैप हो रही हैं या अखिलेश जी ट्रैप हो रहे हैं। भाई मैं आपसे एक बात निवेदन देख कर रहा हूं, जब जहां पर चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी भी तो ट्रैप करती है अपने लोगों को। भाई SIR के मुद्दे पर बिहार जाती है, त्रिपुरा जाती है, असम जाती है, अब बंगाल जा रही है। मैं एक बात आंकड़ों पर नहीं जाता, सादा भाजपा प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बातें कही। हम चाह रहे हैं अफगानिस्तान के जितने इलीगल लोग हैं, पाकिस्तान के इलीगल लोग जो भारत में रह रहे हैं, सर मैं उसके बाद ये कह रहा हूं जितने लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं वो सबको निकाल दो, सारे लोग चले जाएं।
बस हमें बता दीजिए, अब तो 18-20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईडीओ, सीडीओ, वीडियो, रेडियो, अब आपको बताकर क्या करेंगे? आपके नेता तो रोहिंग्याओं को खाना खिलाते हैं, उनके रहन बसेरे का इंतजाम करते हैं, आपको बताकर क्या होगा बताइए? और आपको अगर सबको निकाल दिया, नहीं सबको निकाल दिया तो फिर राशन पानी किसे पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी? सर ये मैं तो कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना के देखो, 2 साल में घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी ये मेरी डिबेट में जाते हुए साल की आखिरी डिबेट का सबसे बड़ा जोक था। हाँ। भाई सेना आपकी, फौज भाजपा के पास है, सेना खुफिया एजेंसी भाजपा के पास, चुनाव आयोग भाजपा के पास। अब मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, पिछले 2 साल में कितने बांग्लादेशी आपने देश से बाहर निकाले हैं, उसकी सूची बता दीजिए। उस पर कितना पैसा खर्च किया, उसकी सूची बता दीजिए। आपने खुफिया एजेंसियों ने क्या क्या इनपुट्स आपको दिए हैं। अब भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोगों को हमने बांग्लादेश से आने से रोका, तो वो कहां रोका? एक बार उनकी सूची बता दीजिए, किन 1.5 करोड़ लोगों को आपने भारत में आने से रोका है और कितने लोगों को भारत से आपने निकाला है। ये भारत के नागरिक होने के नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वो सूची हमको चाहिए कि आपने कितने लोगों को निकाला। और बांग्लादेशी इश्यू पर एक व्यापक रूप से क्या आपने प्रारूप तैयार किया है? क्या ये सब चुनाव के अंदर आप बयानबाजी करेंगे? आप कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में आप 3 करोड़ के आसपास वोट बाहर निकालना चाहते हैं, फिर डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। डिटेंशन सेंटर का पैसा कहां से लाएंगे आप? अरे क्या एक नया एक अलग कंट्री बनाने जा रहे हैं अलग राज्य के अंदर? ठीक है, अब मैं जवाब देता हूं। बड़े कड़े और तीखे सवाल आपने पूछे हैं, जवाब देने का भी उतना अवसर दीजिए। 6 सवाल है, तीनों के मिला के आपने 6 सवाल पूछे हैं और बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं, बधाई आपको। अनुराग जी, ये देश को, ये आपके जो सवाल हैं इनके जवाब देश को मिलने चाहिए और शहजाद पूनावाला इसका जवाब देने जा रहे हैं। एक-एक करके जय गणेश करता हूँ। देखिए हमारे देश में बरेलवी साहब फतवा जारी कर देंगे जय गणेश कहने पर आप पे। नहीं, बरेलवी साहब को बोलो टीवी पे फतवा देना, वो सबसे पहले शरीयत के खिलाफ है टीवी पे आना, तो अपनी टोपी संभाले और बैठे घर में। एनीवे, दूसरी बात मैं यहाँ पे मुद्दे पे आना चाहता हूँ। हमारे देश में सीजनल फ्रूट होता है, वैसे यहाँ पे सीजनल हिंदू भी है। जो राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, जो मठाधीश को माफिया बोलते हैं, जो बोलते हैं दीपावली में क्यों दिए लगाए, वो क्रिसमस की झालर लगा दो, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं, आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। इनमें से किसी के नेता ने ट्वीट नहीं किया, मेरे नेता ने किया। अनिल झा से कुछ पूछिएगा मत, पान खा लिया। मेरी बात वो बोल नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अभी मैंने सर प्लीज बीच में नहीं, सर बीच में नहीं, सर बीच में नहीं, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी फ्लो टूट जाएगा। अनुराग जी, अच्छा आप अपने सवालों का जवाब ले लीजिए, समय भी मेरे पास कम है। अनुराग जी देखिए, अभी मैंने अभी क्या होता है, प्लीज अनुराग जी, अनिल झा जी, अनुराग जी पान का मजा लीजिए जो आपने। अनुराग जी, जिनकी जितनी संख्या है, जैसे समाजवादी पार्टी की ज्यादा संख्या, तो उनका जवाब पहले दूंगा ना। अब जिसका कोई स्टेक नहीं है बंगाल या देश में, उनका जवाब देते रहूं कि पहले समाजवादी का दूं? अब मेरी बात हो जाने दीजिए। मैंने घनश्याम जी से बड़े सहजता से एक सवाल सनातन पांडे के इस बयान पे पूछा। पुलवामा किसी विदेशी साजिश की तब नहीं हुआ था। पुलवामा भारत के प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के द्वारा, ठीक है, पर इसमें क्या है कि गूगल पे इसका जवाब नहीं मिलता। अभी इन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ वोटर, अभी किसी और ने बोला 3 करोड़ वोटर संगीत की कैटेगरी में यूपी में। ड्राफ्ट रोल आया नहीं है यूपी में, पर इन्होंने संगीत की कैटेगरी बना दी। चलिए ठीक है, ये भी गूगल पे नहीं मिलता। अभी फिर हमारे भाई घनश्याम हार्वर्ड से पढ़े हुए, ऐसी वैसी डिग्री नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी का डेट देखिए क्या है। भाई मुझे छोड़ो, प्रवीण चक्रवर्ती ने बोला कि तमिलनाडु का डेट बढ़ गया है और यूपी के डेट से ज्यादा हो गया, यूपी का डेट कंट्रोल में। अभी उनके साथी ने बोला है। आखिरी बात, जल्दी से घुसपैठियों के विषय में हमने 1.5 करोड़ को रोका। यूपीए के जमाने में 1.5 करोड़ आते थे तो ममता जी कागज उठाते फेंकती थी, हमने तो पूरी बॉर्डर फेंसिंग कर दी, तो 1.5 करोड़ क्या 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोका। पर ये आम आदमी पार्टी जिसने रोहिंग्याओं को राशन दिए और जिसने मदनपुर खादर की जमीन पर उनको बचाया अमानतुल्लाह खान ने, वो ना बोले। अनिल झा तब हमारे साथ थे तो वो विरोध करते थे अमानतुल्लाह का, आज अमानतुल्लाह के साथ हो गए। मैंने भी उनसे कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। बहरहाल अच्छा, सीमा हैदर, अरे नहीं छोटी बात मत कीजिए भाई, ठीक है, जब सबका फैसला होगा तो सीमा हैदर का भी फैसला हो जाएगा। बहरहाल मैं तो पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो भूतपूर्व में थे, पूर्व में भी नहीं थे, भूतपूर्व में थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। अब नए साल में आपसे मुलाकात होगी, यानी कल शाम 5 बजे फिर से ठोकेंगे किसी मुद्दे पर ताल और पूछेंगे सवाल। खूब जम के नए साल का जश्न मनाइएगा।
और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।